Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 23rd of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 23 नवंबर 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइवमेंट, हिंदुस्तान टाइम्स, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप सभी लोगों को एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है और आपको पूरा एक प्रॉपर टेस्ट मिलता है। तो पूरे लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे, लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तो इससे आपको सीधा हेल्प मिलेगी। आप रोज़ाना बेसिस पर यहाँ पर तैयार हो रहे हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आपकी एक हैबिट हो जाएगी। एग्ज़ाम में बैठोगे तो कुछ नया नहीं लगेगा। आप डेली ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वही कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम में बाकी सारे लोगों से एक पर्सन को आगे निकालता है। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें केवल एक छोटे से वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो फटाफट इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलिए आगे आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सबसे पहला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिकल में बात करने वाले हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जिसको हम पीएम किसान के नाम से भी जानते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में, कई सारे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी सवाल बन जा चुके हैं, क्योंकि स्कीम कोई नई नहीं है, पुरानी है, 2018 में ही लाई गई थी। फिलहाल तो ये खबर क्या निकल कर आ रही है, न्यूज़ क्या है वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान योजना के अंदर में जो इंस्टॉलमेंट्स, जो पैसे दिए जाते हैं हमारे किसानों को, हमारे फार्मर्स को, उसका 15वां इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस योजना का जो 15वां इंस्टॉलमेंट के दौरान पैसा है दोस्तों, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लगभग 18,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जा रहे हैं 80 मिलियन फार्मर्स को, उनके अलग अलग जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। कितना रुपया, ये सब कुछ कैसे दिया जा रहा है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले तो ये सुनो, ये 18,000 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं, क्या ये सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार ने दिया है या यहाँ पे राज्य सरकार का भी एक रोल है? तो दोस्तों ये सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है। और आपको पता है कि जहाँ पर किसी भी स्कीम में अगर केंद्र सरकार 100% पैसा खर्च करती है तो उस स्कीम को हम कौन सी स्कीम बोलते हैं? सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं, ठीक है। तो पीएम किसान क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्योंकि यहाँ पे 100% फंडिंग हमारी सीधा भारत सरकार देगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। समझ गए? बाकी दोस्तों ये तो हो गई सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एक ऐसी स्कीम होती है जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्च करते हैं, तो वो कौन सी कहलाती हैं? ज़रा उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। कई बार आपको बताया गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है वो। इतनी बात आपको समझ में आई? अब दोस्तों इस पीएम किसान योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इस स्कीम का मेन मकसद है जितने भी यहाँ पर पैसों की ज़रूरतें हैं हमारे फार्मर्स की, स्पेशली उन ज़रूरतों को पूरा करना, ताकि फार्मर्स को ये पैसा दिया जा सके और वो एक अच्छे से अपनी जो फसल है उसकी हेल्थ को मेंटेन कर सकें, फार्मर्स को एक अलग से छोटा सा इनकम सपोर्ट मिल जाए। ये बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है पीएम किसान का। जैसे मैंने बोला, 1 तारीख 12वां महीना और 2018 में दोस्तों इस स्कीम को लागू कर दिया गया था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कितना पैसा हम दे रहे हैं यहाँ पे फार्मर्स को। तो दोस्तों ये जो स्कीम है, इसके तहत हर एक किसान को, हर एक फार्मर को, स्पेशली जो यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स है, जो छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास में कम ज़मीन है, उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जो बड़े फार्मर्स हैं, बहुत ही रिच हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, हर किसी को नहीं मिल रहा है। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको मिल रहा है। यहाँ पे 6,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से दिया जा रहा है, यानी कि हर एक स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर को 6,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से। और वो 6,000 रुपये ऐसा नहीं है एक साथ दिए जाएंगे, 2-2 हज़ार रुपये करके दोस्तों इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे, साल में 3 बार। समझ गए? तो इस पीएम किसान के तहत 15वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है 80 मिलियन फार्मर्स को, जिस वजह से ये न्यूज़ में। आई होप अब आपको पूरा मैटर समझ में आ चुका होगा।
अब फार्मर और फार्मर की फैमिली को ये पैसा मिल रहा है 6,000 रुपया। लेकिन फैमिली की डेफिनेशन क्या है? तो फैमिली की डेफिनेशन की इस स्कीम के अंदर में है एक हस्बैंड, मतलब फैमिली का मतलब हस्बैंड वाइफ और एक माइनर चिल्ड्रन 18 साल से कम उम्र का बच्चा। ये फैमिली अगर है तो इनको ये पैसा मिल रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कुछ अमाउंट है ये कैसा दिया जाता है? डायरेक्टली यहाँ पर किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे कि यहाँ पर अगर हम इसको अगर जैसे पहले फंड दिया जाता था ना, अलग अलग मंत्रियों के पास में आता था, मंत्रियों के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, तो उसमें बहुत सारे घोटाले हुआ करते थे, फंड का लीकेज हुआ करता था, बहुत सारा पैसा यहाँ पर बीच में मंत्री खा जाते थे। तो लोगों तक पैसा पहुँचता था, कुछ के पास पहुँचता ही नहीं था, कुछ के पास बहुत कम पहुँचता था। तो दोस्तों वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर में सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा को ट्रांसफ़र किया जाता है। वही काम पीएम किसान स्कीम के अंदर भी हम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो, अब बात यह है कि इसमें सभी किसानों को कवर किया गया है, ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं स्पेशली, उनको कवर किया गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास में ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है, यानी 4.9 एकड़ से कम की ज़मीन है, तो उन लोगों को दोस्तों यहाँ पर ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसा होता है ना, बहुत बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स होते हैं, सरकारी नौकरी में भी यहाँ पर लोग हैं, उनकी भी यहाँ पर कुछ ज़मीनें हैं, ऐसे लोग यहाँ पर हो गए। ठीक है, या कोई मिनिस्ट्रीज़ में, स्टेट मिनिस्ट्री में है, लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो उन सबको एक्सक्लूड किया गया है। ऐसे भी काफ़ी लोग होते हैं जो कि रिटायर हुए होते हैं सरकारी नौकरी से, उनको पेंशन मिल रही है हर महीने, तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर ये नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पे जितने भी पर्सन इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, अब इनकम टैक्स तो हर कोई व्यक्ति पे नहीं कर सकता है ना, इनकम टैक्स की एक लिमिट सेट की गई है, जिसका एक अच्छा हाई इनकम होगा वही इनकम टैक्स पे कर रहा है, तो उन व्यक्ति को यहाँ पर हटाया गया है। प्लस काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, ठीक है, जो कि एक प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ में रजिस्टर्ड हुए पर्सनस हैं, तो उनको भी दोस्तों यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो नहीं मिलने वाला। समझ गए? तो किसके लिए वो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें एक्सक्लूजन कैटेगरीज कौन सी है वो आपको बता दिया गया। जितने भी इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े लैंड होल्डर्स होते हैं, है ना, उनको भी यहाँ पर इससे बाहर रखा गया है। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, छठ पूजा के बारे में हम बात करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा पूरे छठ पूजा का सेलिब्रेशन चला, बहुत धूमधाम से हर साल यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है जो कि दिवाली के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर स्टार्ट हुआ और बहुत सारी इसमें यहाँ पर रिचुअल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फॉलो करनी होती हैं। तो आओ मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपका फेस्टिवल नाम का पूरा टॉपिक है। यूपीएससी ने खुद दे रखा है, फेस्टिवल नाम का पूरा चैप्टर भी आपकी बुक्स में है, जिसमें आपको हर एक चीज़ पढ़नी होती है। उसमें छठ पूजा भी इंक्लूडेड है दोस्तों, तो सिलेबस का हिस्सा है। छठ पूजा की जब बात करते हैं तो हिंदू कम्युनिटी में जितने भी फेस्टिवल्स हैं बहुत सारे हैं, सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ये भी है छठ पूजा। इसका सेलिब्रेशन सबसे ज़्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। ये जो फेस्टिवल है ये डेडिकेट किया गया है हमारे सूर्यदेव को, और सूर्यदेव की जो बहन है, स्पेशली यहाँ पर नाम है षष्ठी देवी, जिनको छठी मैया भी बोला जाता है। तो दोस्तों इनको पूजा जाता है, छठी मैया को पूजा जाता है यहाँ पर इस फेस्टिवल पर। समझ गए? ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यदेव और सूर्यदेव की बहन, इनको डेडिकेट किया गया है पूरा ये छठ पूजा। तो छठ पूजा का एक यूनिक फीचर ये है कि यहाँ पर हम लोग कोई मूर्ति पूजा नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पेशली कह सकते हो कि जो सूर्यदेव हैं उनकी यहाँ पर पूजा कर रहे होते हैं, उनकी सिस्टर की यहाँ पर, उनकी सिस्टर को यहाँ पर पूजते हैं स्पेशली। समझ गए? अब बाकी दोस्तों ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर में, यानी अक्टूबर नवंबर के समय पर दिवाली आती है हर साल। तो उसी दिवाली के बाद यहाँ पर इस छठ फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत हो जाती है मतलब ये काफ़ी दिनों तक चलता है क्या? हाँ, 4 लगातार दिनों तक यहाँ पर दोस्तों ये छठ पूजा का सेलिब्रेशन चलता है। पहला दिन जो होता है छठ पूजा में, यहाँ पर आसपास एक पवित्र नदी है ना, वहाँ पे जाके लोग नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं जो लोग हैं, प्लस जो गंगा का पानी है उसको लेकर आते हैं, अपने घरों में लेकर आते हैं। ठीक है, इन रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, अपने घरों को यहाँ पर पूरी तरह से साफ़ सफाई किया जाता है इस दिन पर। तो पहले दिन पर ये सब कुछ होता है। छठ पूजा का जो दूसरा दिन होता है इसको हम खरना के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें जितने भी यहाँ पे हम डिवोटीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, ये पूरा दिन का यहाँ पर व्रत रखते हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो सब क्या करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं। और वो व्रत रात में यानी कि शाम में, लेट शाम में जो है वो खोला जाता है।
ठीक है, यानी कि पूजा वगैरह करने के बाद में अर्थ की पूजा यानी कि भूमि पूजन करने के बाद में, है ना, पृथ्वी की पूजा करने के बाद में, पूरे वर्शिप को परफॉर्म करने के बाद में दोस्तों ये व्रत को खोला जाता है। क्लियर हो गया। प्लस यहाँ पे जो हमारे भगवान हैं उनको खीर, बाकी जो फल वगैरह है वो सब यहाँ पे चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे फैमिली मेम्बर्स और आपस में दोस्तों में बांट दिया जाता है। ये दूसरे दिन पर होता है। फिर जो थर्ड दिन होता है छठ पूजा का, यहाँ पे और ज़्यादा प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। प्रसाद बनाया जाता है शाम को फिर से चढ़ाने के लिए, है ना, उसको हम बोलते हैं संध्या आर्घ्य। तो दोस्तों यहाँ पे शाम में जो बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं साथ में इकट्ठे होते हैं नदी के किनारे, ठीक है, जो प्रसाद बनाया होता है उसको यहाँ पर ऑफर कर रहे होते हैं, यानी कि जो हमारे सूर्यदेव छिप रहे होते हैं, क्योंकि शाम में सूर्य छिप रहा होता है। तो जब सूर्यदेव छिप रहे होते हैं तो उनको यहाँ पर ये जो भी प्रसाद बनाया गया है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है, ऑफर किया जाता है। समझ गए। और उसी तीसरे दिन की जो रात होती है, इस रात को हम कोसी के नाम से भी जानते हैं। ये इवेंट बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर दोस्तों गन्ने का यूज़ करके, गन्ने के यहाँ पर यूज़ करके जैसे टेंट बनता है ना, इस तरीके से यहाँ पे गन्ने का यूज़ करके आप देख पाओगे यहाँ पर खड़े करके ये इसको ऐसे रखा गया। इसके नीचे काफ़ी सारे दिया वगैरह जलाए जाते हैं। जो प्रसाद बनाया जाता है वो प्रसाद वगैरह यहाँ पर इसके अंदर रखा जाता है, बास्केट्स के अंदर रख के यहाँ पे चढ़ाया जाता है। समझ गए। ये थर्ड डे पर था। फिर चौथे दिन पर अगर आप देखोगे तो चौथे दिन यानी कि छठ पूजा का हमारा फाइनल डे, यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ जितने भी दोस्त हैं वो सब फिर से सुबह सुबह की बार नदी किनारे जाते हैं जब यहाँ पे सूर्यदेव निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रसाद वगैरह है वो यहाँ पर ऑफर किया जाता है राइजिंग सन को। और इन सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करने के बाद में तो दोस्तों जो प्रसाद वगैरह है वो अपने नेबर्स में, रिलेटिव्स में बांट दिया जाता है। समझ गए। तो इस तरीके से ये छठ पूजा का सेलिब्रेशन होता है। बेसिक चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। समझ गए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बन जाते हैं ऐसे, इस वजह से आपको यहाँ पे पढ़ाया गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में डिस्कशन किया जाए है। अब पहले भी मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, याद होगा, कोई बात नहीं, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये चर्चा में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अपने चाइना के इन इश्यूज़ को लेकर। और चाइना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को कई बार ना जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उसके खिलाफ भी चले जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है। ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे होंगे, ठीक है, कहोगे वर्ल्ड मैप थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्यों? चलो यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया की टेरिटरी है। अब इंडिया की टेरिटरी यहीं तक तो है, ठीक है, ये हमारा नीचे अंडमान निकोबार आइलैंड, तो भारत की टेरिटरी यहीं तक तो है। तो ये पानी का हिस्सा कुछ इस तरीके से क्यों दिखाया गया, ये ऑक डार्क क्यों दिखाया गया? तो दोस्तों जो भी ऐसा देश जो समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, तो उस समुद्र का कुछ हिस्सा, ध्यान रखना, उस समुद्र का किनारे का कुछ हिस्सा उसी देश के कंट्रोल में आता है। फॉर एग्जाम्पल भारत ये हुआ, भारत के नीचे जितना भी बड़ा एक समुद्र का रीजन है वो सब हमारे कंट्रोल में है। और इसी पर्टिकुलर यहाँ पर रीजन को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में कई सारी कैटेगरीज होती हैं, वो सब कुछ डिस्कस करूंगा, बट मैंने अभी आपको मोटा मोटा ये बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ हैं, है ना, ब्राज़ील और ये सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके पास में क्या है, यहाँ पे समुद्र का एक बहुत बड़ा एक्सेस है, समुद्र से बॉर्डरिंग को शेयर कर रहे हैं, तो समुद्र का कुछ हिस्सा, कुछ दूरी तक का हिस्सा जो है वो इसी देश की टेरिटरी के अंदर है, जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नाम देते हैं। इतना आपको समझ में आया, क्लियर हो गया? चलो अब मैं इसको विस्तार से समझाता हूँ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया था? 1982 का पूरा अग्रीमेंट है। किस चीज़ को लेकर? समुद्र के कानूनों को लेकर, जिसको बोलते हैं यूएन क्लॉज, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो दोस्तों यहाँ से ये पूरा का पूरा मामला अडॉप्ट किया गया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को यहाँ पर यूएन क्लॉज में डिफाइन किया गया है और ये बोला गया है कि मान लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर देश है, उसकी एक बहुत बड़ी बाउंड्री समुद्र के साथ में लग रही है, तो ठीक है, उसकी बाउंड्री से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स को अगर हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 370 किलोमीटर। तो उसके बाउंड्री से लेकर जो समुद्र का हिस्सा उसके पास में है ना, तो उसकी बाउंड्री से लेकर जो समुद्र का हिस्सा है 370 किलोमीटर तक का जितना भी समुद्र का रीजन होगा चारों तरफ का, वो दोस्तों यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे इंडिया का हिस्सा हुआ, तो इंडिया का जो ये मैप है इसकी जो किनारे वाली बाउंड्रीज देखोगे, यहाँ से अगर आप समुद्र के हिस्से को देखते हो तो 370 किलोमीटर तक का जो रीजन है, यानी 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन है दोस्तों, वो इंडिया की टेरिटरी में है, वो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। ठीक है, वहाँ पे कोई बाहर का दोस्त, बाहर का कोई भी जो देश है वो ऐसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर रीजन में। समझ गए? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इंटरनेशनल लॉ में ये बोला गया है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर जिस भी देश का ये जोन होगा उसके पास में कई सारे हक हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में, समुद्र में वो एक्सप्लोरेशन कर सकता है,
उसको और ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है ना। वहाँ पे सारे काम करने के सारे जो राइट्स हैं वो उसी कंट्री को हैं जिस कंट्री का वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। बात क्लियर हो गई दोस्तों। दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके पास भी राइट होता है कि वो दूसरे देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह से निकल सके, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं। लेकिन अभी इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखोगे तो यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं हुआ है। पता है ख़त्म क्यों नहीं हुआ है? मैं आपको ये बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मान लो कोई भी देश है, उसका ये बेस लाइन है, ये पूरा समुद्र है। तो जैसे आपको बोला गया कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स दूर, यानी कि 370 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ जो समुद्र है वो इसी देश के हिस्से में आएगा। लेकिन इस 200 नॉटिकल माइल्स को दोस्तों थोड़े थोड़े हिस्सों में तोड़ दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, इन 200 नॉटिकल माइल्स में से अगर आप देखोगे तो कुछ हिस्सा टेरिटोरियल सी कहलाता है। ठीक है, तो ये जो टेरिटोरियल सी होता है, इस वाले पर्टिकुलर रीजन का जो ये समुद्र है, इस समुद्र में तो टोटल हमारा ही रूल चलेगा। जिस भी देश का ये हिस्सा होगा टोटल उसका ही रूल चलेगा, और उसकी इजाज़त के बिना कोई दूसरा देश अपना जहाज़ भी यहाँ से नहीं निकाल सकता। ठीक है, अगर ये परमिशन दे देता हाँ कोई दूसरा देश इस वाले रीजन से निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों टेरिटोरियल सी में आप कह सकते हो पूरी प्रॉपर परमिशंस चाहिए। और टेरिटोरियल सी पे पूरा का पूरा हमारा रोल होता है ना, जिस भी कंट्री का वो टेरिटोरियल सी है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टेरिटोरियल सी हो गया, थोड़ी दूर पर आता है फिर कॉन्टेगियस जोन, फिर हमारा ये टोटल पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है 200 नॉटिकल माइल्स का। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद में आता है हाई सीज, यानी कि इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल सी। अब ये जो इंटरनेशनल सी है इसके ऊपर दोस्तों किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर सभी जहाज़ आराम से चल सकते हैं, किसी भी देश का कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप ये वाला मैप देखो तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये क्या है, ये सब यहाँ पर इंटरनेशनल वाटर्स हैं, तो यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। समझ गए ना इस बात को? चलिए आगे आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल, अच्छा टेरिटोरियल सी बता दिया। टेरिटोरियल सी दोस्तों यहाँ पर किसी भी देश के बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ होता है, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और जिस भी देश का वो टेरिटोरियल सी होगा उस रीजन में दोस्तों उसी देश के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में एपिलेप्सी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। एपिलेप्सी जो कि चर्चा में है क्योंकि हाल ही में नेशनल एपिलेप्सी डे को सेलिब्रेट किया गया। हर साल 17 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इस बीमारी के बारे में एक जागरूकता फैलाई जा सके लोगों के अंदर में कि ये ब्रेन डिसऑर्डर क्या है, कितना खतरनाक होता है, ये बीमारी कितनी खतरनाक होती है। तो ये एपिलेप्सी क्या है? एक दिमागी बीमारी जहाँ पर जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करती, जिसके चक्कर में ब्रेन चोक होने लगता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, ब्रेन अटकने लगता है, ब्रेन में झटके लगने लगते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ब्रेन के अंदर में जो हमारी फंक्शनिंग है वो चेंज हो रही है धीरे धीरे, और वो किस वजह से हो रही है? एपिलेप्सी की वजह से हो रही है। तो एक दिमागी संबंधित बीमारी है एपिलेप्सी। नॉर्मली तौर पर अगर हम देखेंगे तो जो हमारा दिमाग होता है वो लगातार थोड़े थोड़े इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जनरेट करता रहता है। ठीक है, वो इम्पल्स जनरेट होती हैं न्यूरॉन्स के साथ में, पूरा नेटवर्क बनता है ना। फिर वो हमारे पूरे बॉडी में मैसेजेस को भेजता है न्यूरोट्रांसमीटर से, तो हमारा ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों जब किसी को एपिलेप्सी हो जाता है तो उसका ब्रेन प्रॉपर सिग्नल देना ही बंद कर देता है, जिससे पूरी बॉडी सही से काम नहीं कर पाती है। क्योंकि आपका ब्रेन अगर सिग्नल नहीं देगा बॉडी को तो बॉडी के मूवमेंट्स कैसे होंगे? समझ गए? तो इससे यहाँ पर बॉडी के अंदर इम्बैलेंसेस वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, आप प्रॉपर मूव नहीं कर सकते, बॉडी में सेंसेशंस को बुरी तरह से अफेक्ट होता है। यानी एक इंसान जो होश में होता है ना, वो होश धीरे धीरे खोने लगता है, वो इस एपिलेप्सी की कैटेगरी में। अब एपिलेप्सी की भी दो कैटेगरीज होती हैं दोस्तों, एक होता है फोकल सीजर और एक होता है जनरलाइज सीजर। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? फोकल सीजर की जब बात करते हैं तो ये दिमाग के केवल और केवल एक छोटे से हिस्से को बुरी तरह से जकोड़ देता है, केवल एक छोटे से हिस्से को अफेक्ट करता है। ठीक है, और जो जनरलाइज सीजर होता है ये पूरे के पूरे दिमाग को, पूरे दिमाग में फैल जाता है और पूरे दिमाग को यहाँ पर चोक करने की कोशिश करता है। तो एपिलेप्सी एक प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ऐसे छूने छाने से नहीं फैल रही है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, यानी किसी भी उम्र का पर्सन हो सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, नौजवान हो, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर यह बीमारी अफेक्ट कर सकती है। समझ गए? तो एपिलेप्सी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो एपिलेप्सी के, जब उनको एपिलेप्सी होता है ना तो कई सारे प्रकार के उनके अंदर में लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला जा रहा है कि काफ़ी सारी कंडीशंस हो जाती हैं। कोई जो इंसान है वो काफ़ी सारे ऐसे कंडीशन से गुजर रहा होता है जिससे कि एपिलेप्सी होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो एपिलेप्सी हो सकता है, हेड ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, एल्कोहलिज्म, अल्जाइमर डिजीज़, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों यहाँ पर हो सकती हैं।
एबनॉर्मल ब्लड वेसल फॉर्मेशन, दिमाग के अंदर सूजन होना। तो ये जो दोस्तों ये प्रॉब्लम्स ये एपिलेप्सी को और ज़्यादा बदतर बना सकती हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर यह है कि 50 मिलियन जो लोग हैं दुनिया भर में उनको ये एपिलेप्सी है, 50 मिलियन पीपल। और उसमें से 80% जो लोग हैं जो एपिलेप्सी के साथ में रह रहे हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे देश से जहाँ पर ज़्यादा कोई स्थिति अच्छी नहीं है पैसों को लेकर, या फिर वहाँ पे लोगों की आय इनकम इतनी अच्छी नहीं है। और इस एपिलेप्सी की वजह से लोगों का जो प्रीमेच्योर डेथ का रिस्क है वो भी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उनकी उम्र से पहले मृत्यु होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फिर बात आती है अगले आर्टिकल की। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग जोरावर लाइट टैंक के बारे में, ठीक है। और पहले भी न्यूज़ में रह चुका है तो बेसिक चीज़ तो पता होनी ही चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का खुद का बनाया हुआ ये लाइट टैंक जिसको नाम दिया गया है जोरावर, अब इसको जल्दी से जल्द हम ट्रायल के लिए रेडी कर रहे हैं, इस वजह से ये चर्चा में है। तो जोरावर लाइट टैंक दोस्तों एक इंडिजीनियसली डिजाइंड डेवलप लाइट टैंक है। इंडिजीनियसली का मतलब हमने यानी इंडिया ने खुद से इसको अपने देश के अंदर ही बनाया है, हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है इसको। तो दोस्तों जो जोरावर लाइट टैंक है इसको डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ ने भी अकेले डेवलप नहीं किया, इन्होंने लार्सन और टूब्रो के साथ में कोलैबोरेशन करने के बाद में इसको डेवलप किया है। इस लाइट टैंक के फीचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि कैसा भी एरिया हो, प्लेन एरिया हो, रेतीला हो, पहाड़ी इलाका हो, हर जगह पर ये टैंक आराम से चल सके, ठीक है। क्योंकि इसीलिए यहाँ पर इसको हल्का बनाया गया है और इस चक्कर में इसको हम लाइट टैंक भी बोल रहे हैं, क्योंकि हल्का है, इसका वजन ज़्यादा नहीं है लेकिन ताकत उतनी ही है जितनी बाकी टैंक्स में होती है। यही तो इसकी खास बात है, ताकि अगर पहाड़ों पर किसको चढ़ाया जाए, एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में चढ़ाया जाए तो वहाँ पर आराम से काम कर सके ये, नहीं तो जितना भारी होगा उतनी मुश्किलें होंगी, ठीक है। तो अगर कहीं पर हमें जल्द से जल्द कहीं पर अपने टैंक को तैनात करना है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा हमारे पास में जोरावर लाइट टैंक, जिसको हम आराम से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों जोरावर टैंक के अंदर में सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को लगाया जाएगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, हाई डिग्री अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। इसका वजन 25 टन से कम होगा लेकिन इसकी पावर उतनी होगी जितने नॉर्मल टैंक्स में होती है। इस तरीके से इसको रेडी कर रहे हैं। सवाल आपके दिमाग में आएगा, नाम जोरावर क्यों रख दिया? क्योंकि जोरावर यहाँ पे दोस्तों एक मिलिट्री जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था जोरावर सिंह कलूरिया। तो ये इन्होंने जम्मू के जो राजा गुलाब सिंह थे उनके अंदर में सर्व किया। 19वीं सेंचुरी की बात है ये लगभग। प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनको सम्मानित किया जाता है क्योंकि इन्होंने जीत हासिल की हिमालयाज में, लद्दाख, तिब्बत, बल्तिस्तान, स्कार्दू के अंदर तक। तो इन्हीं के नाम पर ये टैंक का नाम रखा गया जोरावर टैंक, क्योंकि इस टैंक को हम हाई ऑल्टीट्यूड पहाड़ी इलाके के लिए बना रहे हैं, स्पेशली लद्दाख और इन पर्टिकुलर रीजन्स के लिए। इस वजह से वहाँ पे एक पॉपुलर पर्सन रह चुके हैं जोरावर सिंह कालूरिया, तो इनके नाम पर इस टैंक का नाम रखा गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात कर रही है नए प्लांट स्पीशीज़ के बारे में। तो दोस्तों प्लांट की कुछ नई प्रजातियाँ मिली हैं जिस वजह से ये आर्टिकल चर्चा में। साइंटिस्ट की एक पूरी टीम जो कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बिलोंग करती है, वो पूरी टीम ने यहाँ पर वेस्टर्न घाट से 2 नई पौधों की प्रजातियों को डिस्कवर किया है। तो वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर हैं ये आप देख पाओगे, ये इंडिया का पूरा पेनिनसुलर इंडिया है। ये हमारा वेस्टर्न घाट्स हो गए, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हो गए। स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो जो अभी ये फाउंड करे गए 2 प्लांट की स्पीशीज़ वो तमिलनाडु वाले रीजन से किए गए। ये आप देख पाओगे, तमिलनाडु का मैप है और तमिलनाडु में कई सारी जो पहाड़ियाँ हैं वेस्टर्न घाट्स की वो यहाँ पर फैली हुई हैं, ठीक है। अब तमिलनाडु कई सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। फॉर एग्जांपल ऊपर नॉर्थ में कर्नाटका है, केरला है। अच्छा ये वाला स्टेट कौन सा, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताओ। बहुत ही सरल है, मैं आपको रेगुलर बेसिस पर मैप दिखाता रहता हूँ, बताओ उस स्टेट का नाम क्या है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे जो ये नई प्लांट की स्पीशी है दोस्तों, फटाफट पहले इसका नाम ध्यान रखना। नाम है मुसेंदा कॉन्फेर्टा और दूसरा नाम है रुंगिया लॉन्गिस्टैकिया। तो ये 2 अलग अलग पौधों की प्रजातियां हैं जो कि अभी फाउंड करी गई हैं, डिस्कवर की गई हैं, ठीक है। तो ये जो मुसेंद्रा कॉन्फेर्टा है ये कहाँ पे फाउंड की गई है? कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अगेन तमिलनाडु के अंदर में ही लोकेटेड है। दोस्तों इस पौधे को देखोगे तो इसके बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं, है ना, खूबसूरत फूल यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, ऑरेंज और येलो कलर के, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे जो दूसरा वाला पौधा है जिसका नाम है रुंगिया लॉन्गिस्टैचिया, ये बिलोंग करता है एकेंथेके फैमिली को, ठीक है। इसको डिस्कवर किया गया केरला के कुछ आसपास के रीजन से, जैसे अन्नामलाई वाला रीजन जो है ना, वो उसके आसपास वाला जो रीजन है, मैं आपको अगर मैप में दिखाऊँ एग्जैक्टली तो ये रहा यहाँ पर हमारा मैप, ये रहा केरला,
स्पेशली यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के आसपास के रीजन से दोस्तों यहाँ पर ये जो प्लांट्स है वो फाउंड करे गए हैं केरला और तमिलनाडु के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई थी कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो बेसिक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज़, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये तमिलनाडु के अंदर में कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, सदर्न टिप पर, जैसा मैंने आपको बताया, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर 3 अलग अलग वाटर बॉडीज मिल रही हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और साथ ही साथ में इंडियन ओशन। कहोगे मान लो ये वाला टिप हो गया भाई, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है और नीचे इंडियन ओशन है, तो ये जो पर्टिकुलर टिप है यहाँ की हम बात कर रहे हैं। समझ गए? तो इसी जगह पर दोस्तों यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है और जहाँ पर ये जो प्लांट की स्पीशीज़ हैं वो डिस्कवर की गई हैं। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में मीजल्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो दोस्तों मीजल्स अगेन एक बीमारी है, एक डिजीज़ है। तो हाल ही में यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, जिन्होंने बोला कि लगभग 11 लाख बच्चे इंडिया के अंदर स्पेशली ऐसे हैं जिनको 2022 में मीजल्स बीमारी की कोई भी वैक्सीन नहीं मिली है, पहली डोज भी नहीं मिली है। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है मीजल्स। तो मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर बच्चे के ऊपर इस तरीके के उसके स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं। ये रेड कलर के जो पैचेस आप देख रहे हो ना, ऐसी यहाँ पे हालत हो जाती है बच्चे के स्किन की। बीमारी हाईली कॉन्टेगियस है, यानी फैल सकती है, एक सीरियस एयरबॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, हवा में ये बीमारी फैल सकती है दोस्तों। मीजल्स होती कैसे? एक वायरस की वजह से, वायरस जो कि पैरामॉक्सी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर हवा के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान में ये वायरस फैल सकता है। ये वायरस ज़्यादातर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको बुरी तरह से इन्फेक्ट करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करने के बाद में धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है, पूरे बॉडी में फैलता है, कई सारी प्रकार की बीमारियों को बॉडी में बनाने लगता है। तो यह है मीजल्स। सवाल यह है कि इसके अंदर सिम्टम्स क्या दिखाई पड़ते हैं। अगर किसी को मीजल्स हो जाए किसी बच्चे को, तो इसमें लक्षण क्या दिखाई पड़ेंगे। मीजल्स का जो पहला साइन है वो है बहुत तेज़ी से बुखार आ जाना। बहुत तेज़ बुखार आएगा और 10 से 14 दिन बाद दोस्तों यहाँ पर यह बुखार देखने को मिलता है, और फिर ये बुखार बहुत दिनों तक, 7 से लेकर 10 दिन तक भी बुखार रह सकता है। बच्चे की नाक वगैरह बहने लगती है, कफ होने लगता है, जो आँख है उसमें बहुत ज़्यादा पानी गिरने लगता है, लाल होने लगती है ना। ये आप देख पाओगे, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है बॉडी के ऊपर में। रैशेस बहुत सारे निकलने लगते हैं बॉडी पर, लाल कलर के, काफ़ी सारी जगह पर छत्ते हो जाते हैं, उसमें खुजली होने लगती है, ये बताया गया। फिर मीजल्स दोस्तों यहाँ पर अगर कोई भी नॉन इम्यून पर्सन है, यानी जिसको वैक्सीन नहीं दी गई इस बीमारी की, वो बहुत आराम से इन्फेक्ट हो सकता है। इसलिए इसकी वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है और बच्चे को शुरुआती तौर में यहाँ पर इसकी वैक्सीन दे दी जाती है। और ऐसे बच्चे जिनको यहाँ पर ये वैक्सीन नहीं दिया गया है, या ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं जिनको ये वैक्सीन नहीं मिली है, उनको सबसे ज़्यादा डर होता है कि उनके बच्चे में ये मीजल्स फैल सकता है, मीजल्स के कॉम्प्लिकेशंस उनमें नज़र आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसका कोई ट्रीटमेंट है। दोस्तों वैसे तो कोई इसका प्रॉपर एंटीवायरल ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बट ट्रीटमेंट यही है कि भाई स्टार्टिंग में आपको वैक्सीन लेनी होगी इसकी। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में येलो स्पॉटेड अमेजन रिवर टर्टल के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये जो टर्टल आप देख रहे हो जिसके ऊपर पीले कलर के अलग अलग स्पॉट्स बने हुए हैं, तो इस वजह से इसको येलो स्पॉटेड अमेजन रिवर टर्टल बोला गया। इतना लंबा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये अमेजन नदी में पाया जाता है, जो कि साउथ अमेरिका में बहती है। तो हाल ही में एक रिसर्च आई है जिसके तहत बताया गया है कि ये जो टर्टल अंडे देते हैं, जिन अंडों में से बाकी दूसरे टर्टल जन्म लेते हैं, तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो चुका है। कह सकते हो क्लाइमेट चेंज की वजह से, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, गर्मी की वजह से। तो इस वजह से येलो स्पॉटेड अमेजन रिवर टर्टल चर्चा में है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग साइड नेक टर्टल के नाम से भी जानते हैं, जो कि अपने सर को, ज़्यादातर कछुओं में क्या होता है, वो अपने सर को सीधा अपने शेल के अंदर में छुपा लेते हैं। यह टर्टल अलग बना है, ये अपने सर को इधर इसके अंदर नहीं रख सकता दोस्तों, अंदर नहीं ले जा सकता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। दूसरा, इनके ऊपर येलो कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं, जैसा ये नज़र आ रहा होगा। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं साइज़ में, पैचेस छोटे होते चले जाते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं फीमेल्स में दिखने बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ये छोटे छोटे पैचेस फिर भी नज़र आते हैं। समझ गए? ऑलिव कलर का इनका शेल होता है, ऊपर आप देख पाओगे थोड़ा सा हरा कलर का यहाँ पर इनका शेल नज़र आ रहा होगा। नेटिव हैबिटेट की बात करेंगे तो ये जो टर्टल्स हैं दोस्तों, ये ज़्यादातर अमेजन रिवर में पाए जाते हैं, और अमेजन रिवर का जो बेसिन एग्जैक्टली वहाँ पर, अमेजन नदी हो गई, ओरिनोको नदी हो गई, वहाँ पर अगर आप अमेजन नदी को देखोगे तो वो ये है, ये आप देख पाओगे, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है अमेजन नदी दोस्तों, लिखा भी है, ऊपर से आ रही है ओरिनोको नदी।
ठीक है। ऑरिनोको नदी यहाँ पर वेनेजुला से आ रही है, आप देख पा रहे हो, मतलब वेनेजुला से यहाँ पर गुजरती है। इस तरीके से आपको नदियाँ दिख रही होंगी। तो अमेजन नदी जो है ये फैली हुई है कई सारे कंट्रीज़ में, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, है ना, बोलीविया, ब्राज़ील, इन सब देशों में फैली हुई है। तो इन सब देशों में दोस्तों ये टर्टल पाया जाता है। ठीक है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, गुयाना, ब्राज़ील, बोलीविया, यहाँ सब पे हमने अभी डिस्कशन किया। ठीक है। ये जो टर्टल होते हैं ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस मतलब इनको पेड़ पौधे खाना भी पसंद है, प्लस छोटे छोटे जानवर खाना भी पसंद है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों हैं ये। बाकी इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे, यानी कि इसको किस तरीके से प्रोटेक्शन दे रखी है, तो IUCN के अंदर में इनको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। वल्नरेबल कैटेगरी में कवर करने का मतलब यह है ये टर्टल बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है। नाउ आते हैं हम लोग अपने आज के थंबनेल वाले आर्टिकल पर। तो यहाँ पे बात की जा रही है ड्वार्फ प्लैनेट एरिस के बारे में। एक ऐसा ग्रह जो कि यहाँ पे 10वां ग्रह बन सकता था, बट वो इंसानों के रहने लायक नहीं है। इतनी ठंड वहाँ पर पड़ती है, पूरा बर्फ़ है, तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों जैसे प्लूटो ग्रह नहीं बन पाया, वैसे यहाँ पर ये जो बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट जो है ये भी 10वां ग्रह नहीं बन पाया। ठीक है। ये साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, प्लैनेट की कैटेगरीज में नहीं आता। इस चक्कर में तो ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया है, तो प्लैनेट ही, लेकिन बहुत ही बौना है, बहुत ही छोटा है बाकी सारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। लेकिन इसकी चर्चाएं लंबे समय से हो रही हैं। हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसी प्लैनेट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझ रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेजेस को गेन कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि कैसे ये प्लैनेट प्लूटो से अलग है। मैं आपको बता दूं, प्लूटो जो कि एक समय पर ग्रह हुआ करता था, लेकिन बाद में देखा गया कि प्लूटो ग्रह बनने की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, तो उसे ग्रह का जो दर्जा दिया गया था वो वापस ले लिया गया। तो प्लूटो अब कोई प्लैनेट नहीं है आप। ठीक है, ये सबको पता है। तो नेपच्यून के बाद जो प्लूटो आता था वो प्लूटो खत्म हो गया, केवल नेपच्यून तक हमारे सारे ग्रह देखने को मिलते हैं। तो प्लूटो हमारा नवा ग्रह था दोस्तों। और प्लूटो के बाद भी एक ग्रह बन सकता था जिसका नाम था प्लैनेट एरिस, लेकिन यह प्लैनेट भी साइज में काफ़ी छोटा हो जाता है, ड्वार्फ हो जाता है, बौना प्लैनेट हो जाता है, जिस चक्कर में यहाँ पर इसको प्लैनेट का दर्जा नहीं मिला। इस ग्रह को खोजा गया था 5 जनवरी 2005 में। इसका जो नाम रखा गया है वो एक एंशिएंट ग्रीक गॉडेस हैं, गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, जिनके नाम के ऊपर ये रखा गया है प्लैनेट एरिस। तो एरिस जो है दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे ऑब्जेक्ट का मेंबर है, मतलब अगर आप सोलर सिस्टम में देखोगे तो नेपच्यून के पीछे यहाँ पर आपको ये नजर आएगा, जो कुइपर बेल्ट बोलते हैं ना, कुइपर बेल्ट, एग्जैक्टली उसी में यहाँ पर ये प्लैनेट है। कहने का मतलब है ये आप देखो, ये आपको पूरा सोलर सिस्टम नजर आएगा, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अब मार्स के बाद दोस्तों बीच में एक बेल्ट आती है जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। इस बेल्ट में छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े, चट्टानें तैर रही होती हैं। मार्स के बाद में ये बेल्ट आई और मार्स के बाद में हमारा दूसरा जो ऑर्बिट आएगा वो जुपिटर का होगा। फिर जुपिटर के बाद में सैटर्न, सैटर्न के बाद में यूरेनस और यूरेनस के बाद में नेपच्यून, नेपच्यून के बाद में प्लूटो। लेकिन प्लूटो आज के समय पर हमारा प्लैनेट नहीं है, बट है तो एग्जैक्टली वहीं पे ही ना। और प्लूटो के पीछे आपको कुइपर बेल्ट नजर आएगी, ये है कुइपर बेल्ट। इस कुइपर बेल्ट में ये क्या तैर रहा है, ये भी अगेन रॉकी पार्टिकल्स ही हैं, चट्टान के टुकड़े, ये सारी चीजें। लेकिन कुइपर बेल्ट के पीछे एक और छोटा सा प्लैनेट आपको नजर आएगा, ये दिख रहा होगा एरिस, ड्वार्फ प्लैनेट एरिस। समझ गए? 10वां प्लैनेट, ये 10वां ग्रह बन सकता था बट नहीं बन पाया। इसके बारे में जानकारी ध्यान रखना, कहाँ पर इसकी एग्जैक्टली लोकेशन है, कुइपर बेल्ट के पीछे एग्जैक्टली ये लोकेटेड है, बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून कॉल्ड द कुइपर बेल्ट। समझ गए? इसका जो वजन है, इसका जो मास है वो प्लूटो से 25% ज़्यादा है, लेकिन ये पूरा का पूरा बर्फ से कवर है। क्यों? सूर्य से बहुत दूर है। जैसे मरकरी अगर सूर्य के पास में तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पाओगे जो एरिस है ये सूर्य से बहुत दूर है, यहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच पाती, बहुत मुश्किल से पहुँच पाएगी। और इतनी ज़्यादा दूर होने पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़, बहुत ज़्यादा ठंड आपको देखने को मिलेगी। जैसा आपको पता होगा पृथ्वी 365 दिनों में, क्योंकि पृथ्वी बहुत पास में है सूर्य के, तो 365 दिन में क्या करती है वो सूर्य का एक चक्कर लगा देती है, हमारा एक साल पूरा हो जाता है। लेकिन पता है एरिस को कितना समय लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए? 557 ईयर्स, 557 साल इसको लगते हैं एक ऑर्बिट मारने के लिए। समझ गए? ये ऑर्बिट की बात कर रहा हूं मैं, पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाने, क्योंकि इसका गोला थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। लेकिन आपको पता होगा पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर इस तरीके से घूम भी रही है, तो जब पूरा चक्कर मार लेती है, यानी कि 24 घंटे में एक चक्कर मार लेती है, तो क्या एरिस भी घूम रहा है? हाँ, एरिस भी अपने ऑर्बिट पर इस तरीके से घूम रहा है, लेकिन वो 25 घंटे में, 25 या 26 घंटे में एक चक्कर मार लेता है। यानी कि थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं जब हम लोग बात करते हैं दिन के हिसाब से, यानी कितना लंबा दिन होगा। अगर यहाँ पर पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन है तो वहाँ पर 26 घंटे का दिन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा स्लो चल रहा है। समझ गए? जैसे हमारे पृथ्वी के पास में एक चंद्रमा है, वैसे ही
ये जो एरिस है इसके पास में भी एक चंद्रमा है छोटा सा, जिसका नाम है क्या, डिस्नोमिया। ये बेसिकली यहाँ पर उसके चंद्रमा का नेम है। और जैसे यहाँ पे पृथ्वी चंद्रमा एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, उसी प्रकार से डिस्नोमिया और एरिस ये दोनों भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। यहाँ के एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है तो इसलिए यहाँ पे गर्मी ना होकर ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ ही बर्फ़ आपको यहाँ पे नजर आएगी। इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। ड्वार्फ प्लैनेट कौन से होते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के प्लैनेट्स, यानी बोना ग्रह आप इसको कह सकते हो। समझ गए? चलो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। एक एक करके अब यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स की, सॉरी मैं अब मतलब वीडियो को अंत कर रहा था, कोई बात नहीं। अब आपने लेक्चर सुन लिया है, अब आपके सामने प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस है। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा, लाइन से सबके आंसर आपने नीचे लाइव चैट में बताने हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखने हैं। फिर लास्ट में एक साथ में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा, आप उसको रीमैच करना, चेक करना कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने गलत किए। शुरुआत करें फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एक टर्म है जोरावर, हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है। ये टर्म किस चीज़ को रेफर करती है? ऑप्शन नंबर ए, क्या ये इंडिजीनियस लाइट टैंक है, या बी, या कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, या सी, क्या कोई ये 3D प्रिंटेड सैटेलाइट है, या डी, या स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जरा इसका आंसर बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन एपिलेप्सी के बारे में पूछा गया। एपिलेप्सी को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, एपिलेप्सी एक लीवर डिजीज है जो कि बहुत ज़्यादा नमक खाने से हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट, एपिलेप्सी यहाँ पर एक क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि यहाँ पर सभी उम्र के व्यक्तियों को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में पूछा गया है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है, यानी कि जो हमारे देश का एक समुद्र का हिस्सा जो होता है, समुद्र के हिस्से से जहाँ पर देश की बाउंड्री लग रही होती है, तो उसका जो ऑफशोर वाला रीजन है, उस समुद्र का हिस्सा, यानी कि उस देश की बाउंड्री से 200 किलोमीटर तक का जो समुद्र का हिस्सा होगा उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। क्या कुछ ऐसा है? फिलहाल दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कोई भी कोस्टल कंट्री जो समुद्र के किनारे स्थित है, वो यहाँ पर कोस्टल कंट्री, उसके पास में एक्सक्लूसिव राइट होते हैं कि भाई वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसका एक्सप्लोरेशन, रिसर्च वगैरह सारा काम कर सके। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग वन। यहाँ पे आपसे पूछा गया पीएम किसान योजना को लेकर, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग केवल केंद्र सरकार करती है। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो स्कीम है ये एक इनकम सपोर्ट देती है 6,000 रुपये का, यानी 6,000 रुपये हमारे पूरे साल के लिए छोटे छोटे फार्मर की फैमिलीज हैं उनको यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में तीसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर दोस्तों ये बात करता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं क्या वो भी एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंदर ये वाला फ़ायदा लेने के लिए। बताओ यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। ना अगला क्वेश्चन बात करता है येलो स्पॉटेड अमेजन रिवर टर्टल को लेकर, बताओ 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि यह टर्टल ओमनीवोरस होता है, यानी कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों खाना इसको पसंद है। दूसरा स्टेटमेंट, इस टर्टल को IUCN के रेड लिस्ट के अंदर में एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखा गया है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ड्वार्फ प्लैनेट एरिस। ड्वार्फ प्लैनेट एरिस को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए कुइपर बेल्ट में रहता है, ये कुइपर बेल्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पर ये एरिस वाला प्लैनेट पाया जाता है। सेकंड, इसका जो ऑर्बिट है वो बिल्कुल सेम है जो अर्थ वाला ऑर्बिट है। क्या अर्थ के ऑर्बिट पर ये रहता है। तो बताओ दोनों स्टेट, अरे यार इस यहाँ पे तो आंसर लिखा हुआ है ना। चलो इस क्वेश्चन का वैसे कोई फ़ायदा हुआ नहीं, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है मुस्वेंडा कॉन्फेल्टा, हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला। ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक मौत की स्पीशी है, या बैक्टीरिया है, या कोई फंजाई है, या कोई प्लांट की स्पीशी है। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मीजल्स के बारे में। मीजल्स को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए
मीजल्स एक हाईली कॉन्टेगियस एयरबॉर्न डिजीज़ है जो कि यहाँ पर हवा में फैल सकती है। दूसरा, ये ज़्यादातर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बुरी तरह से अफेक्ट करती है। तीसरा, ये किसी वायरस की वजह से यहाँ पर फैलती है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को ज़रा देख लेते हैं ताकि आप रीमैच कर सको, चेक कर सको आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। स्टार्ट करते हैं आखिरी वाले क्वेश्चन से। यहाँ पे बात की जा रही है मीजल्स के बारे में। तो मीजल्स को लेकर जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं। इनमें से तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आप तीनों सही हैं तो यहाँ पे कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मीजल्स के बारे में डिस्कशन किया जा चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे पूछा गया मुसिएंडा कॉन्फेटा, हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये एक प्रकार की प्लांट की स्पीशी है, पौधे की प्रजाति है। फिर ये डिस्कशन हो ही चुका है। फिर आपसे पूछा गया येलो स्पैटर्ड अमेजन रिवर टर्टल को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सा सही है? तो उसमें से केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि ये टर्टल ऑमनीवोरस है, सिंपल सी बात है। इसको मतलब ये वेजिटेरियन भी और साथ ही साथ में नॉन वेजिटेरियन भी है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि IUCN के रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड नहीं वल्नरेबल स्पीशी के अंदर में कवर किया गया है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बताओ 3 स्टेटमेंट्स इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा। पहला, हाँ बिल्कुल ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% खर्चा केंद्र सरकार कर रही है। दूसरा भी सही है क्योंकि यहाँ पर हर किसान को 6,000 रुपये सालाना यहाँ पर देने की बात की है इस स्कीम के तहत। तीसरा गलत है, यहाँ पर सभी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स एलिजिबल नहीं हैं। जिनके पास में कुछ एक्स्ट्रा है, रिच हैं दोस्तों, वो उनको कवर नहीं किया गया है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी केवल 2 स्टेटमेंट सही है, वही पहला और दूसरा। फिर आपसे पूछा गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट इनमें से कौन सा सही है? केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला क्यों गलत है? क्योंकि ये 200 किलोमीटर नहीं 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ होता है। समझ गए? तो और 200 नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स कितना होगा यहाँ पर 370 किलोमीटर के आसपास का। तो ये 200 किलोमीटर का कोई मतलब यहाँ पर दोस्तों आता नहीं है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर। फिर आपसे पूछा गया एपिलेप्सी को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। भाई ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं कि लीवर डिजीज़ है, ये ब्रेन डिजीज़ है, दिमाग से संबंधित बीमारी है एपिलेप्सी, तो यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। दूसरा बिल्कुल एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि हर प्रकार के पर्सन यानी कि हर उम्र के व्यक्ति को ये अफेक्ट कर सकती है। फिर आपसे पूछा गया एक टर्म जोरावर, हाल ही में न्यूज़ में है, ये जोरावर किस चीज़ को रेफर करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडिजीनियस लाइट टैंक। जोरावर एक लाइट टैंक है जो कि भारत के DRDO ने इसको डेवलप किया है। तो दोस्तों ये था हमारा सारा का सारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी इस पर्टिकुलर लेक्चर से। तो अगर जानकारी मिली है तो यार मेक श्योर करो वीडियो पे लाइक का बटन उसको प्रेस करो। जो टारगेट है 2000 लाइक्स का उसको क्रॉस करवा के सीधा 5000 लाइक्स पहुंचाने आप लोगों ने। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।